हेलो बच्चों, मैं कृपा शंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा जो विषय है वो विज्ञान विषय से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। विज्ञान विषय में 4000 प्रश्नों की इस समय श्रृंखला कंटिन्यू है। उसी के क्रम में 2019 के पेपर का आज पार्ट 2 हम बता रहे हैं आपको। आज हम सीखने वाले हैं कि रसायन विज्ञान की गिनती कैसे गिनते हैं। काउंटिंग यानी कि गणित की गिनती तो सबको पता है 1 2 3 4 5, तो उसको हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, इसको आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग जानने वाले हैं कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाती है। आज हम लोग इस बात का भी जिक्र करने वाले हैं कि प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक पदार्थ बनाया गया था। तो इस तरह की बहुत सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान की गिनती, जैसे कि अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की गिनती को तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गणित की गिनती हो गई। इसी को रसायन विज्ञान में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन के लिए अगर हम बात करें तो एक कार्बन को कहते हैं C1, इसी को कहते हैं मेथ। ऐसे आप समझिए, C1 को कहेंगे मेथ। 2 कार्बन को क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। C3 को क्या कहेंगे, प्रूफ कहेंगे। 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन को कहेंगे पेंट। और इसी तरह से अगर कार्बन की संख्या 6 है तो उसे हेक्स कहेंगे, 7 है तो हेप्ट कहेंगे, 8 है तो ऑक्ट कहेंगे, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक कहेंगे। तो इस तरह से ये कार्बन की गिनती हो गई, मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। इसी को हम अल्क कहते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो इसी को क्या कहा जाता है, अल्क, ALK, अल्क। जहाँ पे भी अल्क शब्द आए तो आप तुरंत समझ जाइए कि अरे ये तो और कुछ नहीं, ये तो गिनती ही तो है। जहाँ पे भी अल्क शब्द आ जाए वो क्या है, वो गिनती होता है। अब इस अल्क में 3 वर्ड इसमें जोड़े जाते हैं, एन, इन और वाइन। तो इसके 3 फॉर्मेट बन जाते हैं। तो अल्क में 3 चीज़ हम अगर ऐड कर दें, ALK यानी कि अल्क, इसमें 3 चीज़ें जोड़ा जाता है, ANE, दूसरा ENE, तीसरा YNE। इसे कहते एन, इन और वाइन। अगर अल्क में एन जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, अल्क में अगर एन जोड़ा जाए, ध्यान से देखिए, ALK में अगर हम एन जोड़ दें, ANE, तो ये हो जाएगा अल्केन। यानी कि अल्क में अगर हम एन जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अल्केन हो जाएगा। ध्यान से देखें, अब अल्क का मतलब हो गया ये कार्बन की गिनती हो गई, और उसमें अगर हम एन जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा अल्केन। इसके लिए अलग फार्मूला होता है। अल्केन का एक सूत्र होता है जिसे कहते हैं CN, मतलब जितना कार्बन है उसका दुगुना, उसके दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन। याद कर लीजिए, जितना कार्बन उसके दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, इसका दुगना करेंगे तो 2n हो जाएगा, और 2 अधिक होता है तो 2 आप जोड़ दीजिए। तो ये हो गया अल्केन का सूत्र। जब भी हम अल्केन की बात करेंगे तो जितना कार्बन दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट अल्केन का। इसी तरह से अगर हम अल्कीन की बात करें, सेकेंड पॉइंट अल्कीन, तो यहाँ हो जाएगा अल्क प्लस इन। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा अल्कीन। अल्कीन आई बात समझ में, अल्क प्लस इन, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कीन। अल्क प्लस इन, अल्कीन। अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है, जितना कार्बन उसके दुगुना हाइड्रोजन होता है। मतलब अगर n कार्बन है तो n का दुगना हाइड्रोजन मतलब 2n हाइड्रोजन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये हो गया सेकेंड फार्मूला कि जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन वो हो जाएगा अल्कीन। और अल्केन की अगर हम बात करें एन की, तो जितना कार्बन उसके दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन। और तीसरा जो पॉइंट है अल्काइन, अल्क में YNE जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्क प्लस वाइन, आइन कह सकते हैं आप इसे।
अल्क प्लस आइन क्या हो जाएगा, अल्काइन। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होता है, जितना कार्बन होता है उसका दुगुना से 2 कम, जितना कार्बन दुगुने से 2 कम हाइड्रोजन, तो इसे कहते हैं अल्काइन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पे कई बार NMMS एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। जैसा कि पहला जो क्वेश्चन है आप ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा सूत्र अल्केन को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 10 कार्बन है और इसका दुगुना हाइड्रोजन है, तो ये किस फैमिली का सदस्य हो जाएगा, 10 कार्बन दुगुना हाइड्रोजन, मतलब जितना कार्बन उसका दुगुना हाइड्रोजन, यह अल्कीन का सदस्य हो जाएगा, अल्कीन ग्रुप का सदस्य हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जितना कार्बन उसका 7 कार्बन, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि जितना कार्बन है दुगुने से 2 अधिक हाइड्रोजन है, तो यह किस परिवार का सदस्य हो जाएगा, जितना कार्बन दुगुने से 2 अधिक हाइड्रोजन, ये किस परिवार का सदस्य हो जाएगा, अल्केन का। तो अल्केन, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्केन के बारे में जिक्र कर रहा है, तो यह अल्केन परिवार का सदस्य हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो यही होगा कि जितना कार्बन उसके दुगुने से 2 अधिक हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। 5 कार्बन, 5 का दुगुना 10 और 2 कम, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितना कार्बन है उसके दुगुने से 2 कम हाइड्रोजन है, तो ये किस परिवार का सदस्य हो जाएगा, जितना कार्बन दुगुने से 2 कम अगर हाइड्रोजन रहे तो उसे क्या कहते हैं, अल्काइन कहते हैं। तो ये अल्काइन फैमिली का सदस्य हो जाएगा। ये किस फैमिली का सदस्य हो जाएगा, अल्काइन फैमिली का सदस्य हो जाएगा, अल्काइन। इसका नाम अगर हम बात करें तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। तो पेंट और उस पेंट प्लस आइन इसमें जोड़ देंगे तो पेंटाइन हो जाएगा, PENTYNE इसमें ऐड कर देते हैं तो पेंटाइन, पेंटाइन। ठीक है, तो नाम बताना भी बहुत ही इजी होता है, बस आपको केवल फार्मूला पता रहे, आप किसी का भी नाम बता सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक कार्बन, पहले का जिक्र हम लोग करते हैं। अगर एक कार्बन है तो C1 करेंगे तो कितना हाइड्रोजन हो जाए, वह अल्केन का सदस्य हो जाएगा। तो अल्केन का सदस्य होने के लिए जितना कार्बन दुगुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो एक कार्बन है, दुगुना इसका 2 हो जाएगा और 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 1 का दुगुना और 2 जोड़ देंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, C1 लिखते नहीं हैं और 2 और 2 4, H4। अब इसके नाम की अगर हम बात करें तो एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। और ये किस परिवार का सदस्य हुआ, अल्केन, अल्कीन या अल्काइन का। चूंकि हाइड्रोजन दुगुना से 2 अधिक है इसलिए ये अल्केन का सदस्य होगा। तो इसमें एन जुड़ जाएगा, मेथ में क्या जुड़ जाएगा, एन जुड़ जाएगा। और अगर आप मेथ में एन जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मेथेन। इस नाम से सब लोग परिचित हैं कि मेथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। क्यों इसको मेथेन कहते हैं, आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों इसका नाम मेथेन पड़ा। मेथेन को सामान्य भाषा में अगर बात करें तो इसे हम मार्स गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं, मार्स गैस। बोलचाल की भाषा में इसे मार्स गैस बोला जाता है। ठीक है, तो मार्स गैस ये कहाँ पे पाई जाती है, ये दलदली स्थानों पे पाई जाती है। धान के खेत में इसकी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, पुआल में पाई जाती है, या फिर जब पशु जुगाली करते हैं खाना या चारा खाने के बाद, ठीक है, तो जब वो अपने मुंह को डुलाते हैं तो उसमें से मुंह से भी गैस निकलता है, तो वो जो जुगाली करेंगे वहाँ से भी मेथेन गैस पाई जाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार NMMS एग्ज़ाम में मार्स गैस किसे कहते हैं ये क्वेश्चन बना दिया है, और ये कहाँ पे पाई जाती है यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो मैं सारा जिक्र कर दिया कि जहाँ से भी इस टॉपिक से प्रश्न बन सकते थे उस सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर यही चीज़ 2 कार्बन होता और अल्केन परिवार के सदस्य का नाम लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, 2 कार्बन है, अब हाइड्रोजन कितना हो जाता, 2 का दुगुना 4, 2 जोड़ दीजिए 6, तो H6 हो जाता। और इसका नाम क्या हो जाता, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तो एथ, और चूंकि दुगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन है तो एन इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एथेन, एथेन। तो एथेन गैस हो गया। ऐसे ही आप
इस फैमिली का भी नाम लिख सकते हैं और इस फैमिली का भी नाम लिख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसे लिख सकते हैं। हम एक दो एग्जाम्पल्स करवा दे रहे हैं यहाँ पे कि कैसे हमें आसानी से नाम लिखना है। जैसे आप ध्यान से देखें, हम सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड में जितना कार्बन उसका दुगुना हाइड्रोजन होता है। जैसे मान लीजिए हम 3 कार्बन ले लें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6, और इसका हम नाम लिखना चाहते हैं। जितना कार्बन दुगुना हाइड्रोजन किस परिवार का सदस्य हो जाएगा? अल्कीन का सदस्य हो जाएगा। अल्कीन का सदस्य होने के कारण 3 कार्बन को क्या कहेंगे? अल्क मतलब यही कार्बन की गिनती, 3 कार्बन को कहेंगे प्रोप। 3 कार्बन दुगुना हाइड्रोजन है तो अल्कीन हो जाएगा, ईन जुड़ जाएगा तो इसी में ईन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। देखिए कितना आसान है, इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम तीसरे की बात करें, कोई भी जैसे 4 को ले लें, 4 कार्बन को ले लें C4, तो H कितना हो जाएगा तीसरे नंबर पे? दुगुना से 2 कम, तो 4 दूनी 8, 2 कम करेंगे 6 हो जाएगा तो H6। इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, ब्यूट हो जाएगा। 4 कार्बन को ब्यूट कहेंगे। क्योंकि दुगुने से 2 कम हाइड्रोजन है इसलिए इसमें वाइन लग जाएगा, YNE या आइन इसमें जोड़ देंगे तो प्लस आइन। अब इन दोनों को जैसे ही कनेक्ट करेंगे ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन मतलब C4H6। इस तरह से इसके भी हमने एग्जाम्पल बता दिया। अब आप क्या करिए, 10 एग्जाम्पल इसका लिखिए, 1 कार्बन से लेकर के 10 कार्बन तक 10 एग्जाम्पल आप इसका बनाइए और 10 एग्जाम्पल इसका बनाइए। तो कुल 30 एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर पेपर और कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा और 30 फार्मूला बना लीजिएगा। बहुत ही आसान है। जैसे 1 कार्बन तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 कार्बन तो 2 दूनी 4 और 2 जोड़ लेंगे 6, तो उसे हम एथेन कहेंगे। ऐसे 3 कार्बन रहा होता तब क्या करते हैं? 3 दूनी 6, 2 8, तो 8 हाइड्रोजन हो जाता। जैसे C3H8, इसका क्या नाम है? तो जितना कार्बन दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन है तो अल्केन का सदस्य हो गया। तो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं तो प्रोपेन नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ऐसे ही 4 कार्बन होता C4H, 4 दूनी 8, 2 10, C4H10 हो जाता तो इसका नाम ब्यूटेन हो जाता। ठीक है। ऐसे 7 कार्बन है, इसका क्या नाम होगा? जो यहाँ पे आपका ऑप्शन था, चूँकि 7 कार्बन है दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन तो यह अल्केन हो जाएगा, अल्केन फैमिली का सदस्य हो जाएगा। और अल्केन फैमिली का सदस्य होने की वजह से C7 का नाम जो है वो क्या हो जाएगा? C7 का नाम हेप्ट हो जाएगा तो हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेन। तो आप 30 नाम हम लिख करके और उसे प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत ही आसानी से आप इसे तैयार कर सकते हैं, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। आराम से आप इसे नोट डाउन करेंगे और 30 जो है सूत्र लिख लेंगे और सबका नाम लिख लेंगे। तो नाम लिखना भी काफ़ी आसान हो गया। पहले आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद जो है आप नोट्स बनाना शुरू करिएगा। आप आसानी से एक अच्छा नोट्स तैयार कर लेंगे। कम समय में आप उसे एग्ज़ाम में दोहरा भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास समय है, आप इसे अच्छे से नोट करके एक नोट्स बना करके उसको तुरंत प्रिपेयर कर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने वाले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन किस पदार्थ से बनता है। तो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने की विधि अगर हमें पता चल जाए या आपको पता चल जाए तो बहुत ही आसानी से आप ये जान पाएंगे कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाती है। 2 तरीके से बनाई जाती है। हम दोनों तरीकों को डिस्कस कर दे रहे हैं। पहला जो तरीका होता है वो पोटेशियम क्लोरेट से बनता है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोरेट। इसका आंसर तो यही हो जाएगा कि पोटेशियम क्लोरेट। बनता कैसे है पोटेशियम क्लोरेट से? तो ध्यान से देखें, पोटेशियम क्लोरेट का पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, जब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं किसकी उपस्थिति में? इसको हम गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में? MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे
और कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर? 340 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, चूँकि बहुत हाई टेम्परेचर है। 340 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब इसे गर्म किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, KCl में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। इसको हमें बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। ये बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस भी करना आना चाहिए। तो करते क्या है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे अगर हम 6 कर दें तो 2 से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखें, तो जैसे ही हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ इसके पहले हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से। तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन वहाँ हो जाएगा, लेकिन 2 KCl हो जाएगा तो 2 से हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन मुक्त हो गई, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। इसमें क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं, उसमें पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड लेकर के उसे गर्म किया जाता है और गर्म करने के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस बनने लगती है और उसे जो है जल, एक बीकर लिया जाता है जिसमें जल रहता है, जल के ऊपर ऐसे एक बीकर उल्टा करके लगा दिया जाता है। चूँकि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जल से हल्की होती है तो जल के ऊपर उस जार में एकत्रित हो जाती है। तो ये इसकी प्रयोगशाला विधि हो गई। अब ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन गैस स्वयं तो नहीं जलती है, लेकिन ऑक्सीजन गैस जलने में या जलाने में सहायक होती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि अगर कहीं पे भी कोई अलाव होता है, अगर उसे जलाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन गैस अगर प्रवाहित किया जाता है या जिस भी माध्यम से ऑक्सीजन गैस उसमें डाला जाता है तो वो तेज़ी से जलने लगता है। तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है? जलने में सहायक होती है। तो ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, लेकिन यह जलने में सहायक होती है। जहाँ पे अगर कोई भी पदार्थ जल रहा हो और ऑक्सीजन गैस पहुँच जाए तो उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, लेकिन जलाने में या जलने में सहायक होती है। तो ऑक्सीजन से संबंधित ये तथ्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की अगर हम बात करें तो सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वो फेन प्लवन विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? फेन प्लवन विधि द्वारा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लें। क्या होता है फेन प्लवन विधि? इसका भी मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। होता क्या है ये, जैसे एक ऐसे जार रहता है, ठीक, इसमें सल्फाइड अयस्क को महीन पीस लेते हैं। ठीक, अयस्क जो होता है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक, धातुओं का निष्कर्षण। तो कोई सल्फाइड अयस्क है, जैसे कॉपर पायराइड एक सल्फाइड अयस्क होता है जिससे कॉपर धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क को खूब महीन पीस लेते हैं। तो जब महीन पीस लिया जाएगा इसे, तो इसमें चीड़ का तेल प्लस पानी, चीड़ के तेल और प्लस पानी में सल्फाइड अयस्क को घोल दिया जाएगा। ठीक है, घोलने के बाद एक नली रहती है, इस नली से वायु को तेजी से प्रवाहित करते हैं। तो जब तेजी से इसमें प्रवाहित करेंगे वायु, बहुत तेजी से वायु प्रवाहित करते हैं, तो इसमें अणुओं में हलचल होना शुरू हो जाता है और ये ऐसे गोल गोल घूमने लगते हैं। फिर जो झाग के साथ जो अयस्क होता है वो ऊपर चला जाता है और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। यानी कि इस ऐसे अयस्क, अगर सल्फाइड अयस्क, उसमें क्या होता है कि अशुद्धियाँ जो होती हैं अयस्क से भारी होती हैं। इसी वजह से सल्फाइड अयस्क को इस विधि द्वारा, फेन प्लवन विधि द्वारा, इसमें झाग के रूप में ऊपर एकत्रित हो जाता है, इसलिए फेन बन जाता है। फेन माने झाग होता है। तो ऐसे झाग के रूप में जो है, ध्यान से देखें, झाग के रूप में ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे बुलबुले बन जाएंगे और इसी में जो सल्फाइड अयस्क छिप जाता है और अशुद्धियाँ का क्या होती हैं, नीचे बैठ जाती हैं, जिसे बाहर कर दिया जाता है। तो फिर लास्ट में क्या बचता है? अयस्क बचता है, जिसका सांद्रण कर लिया जाता है और उससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो कितना आसान है इसे समझना। फेन माने झाग होता है, फेन प्लवन विधि, इसमें सल्फाइड अयस्क का इसलिए किया जाता है निष्कर्षण, क्योंकि सल्फाइड अयस्क जो है अशुद्धियों से हल्का होता है। अब जिसमें अयस्क अशुद्धियों से भारी होता है उसको गुरुत्वीय विधि द्वारा हम उसे अलग अलग करते हैं।
अगर अशुद्धि जो है वो हल्की हो और सल्फाइड अयस्क भारी हो, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें तेज़ी से पानी का धारा प्रवाहित करते हैं। चूँकि जो अयस्क होता है वो भारी होता है तो वो नीचे बैठ जाता है, अशुद्धियाँ बह जाती हैं। तो इसे गुरुत्वीय विधि द्वारा, चुंबकीय विधि वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे या तो अयस्क या तो अशुद्धियाँ दोनों में से कोई एक चुंबकीय हों, ठीक है ना। कोई एक चुंबकीय हो तो चुंबकीय विधि द्वारा उसे हम अलग कर लेंगे। अगर अशुद्धियाँ चुंबकीय हैं तो अशुद्धियाँ रुक जाएंगी, बाकी अयस्क जो है बाहर आ जाएगा। और अगर अयस्क चुंबकीय है तो चुंबकीय गुण होने के कारण वो वहाँ पे रुक जाएगा, बाकी अशुद्धियाँ बाहर चली जाएंगी। तो इस तरह से जो है अगर अयस्क या फिर अशुद्धियाँ दोनों में से कोई एक चुंबकत्व का गुण रखता है या चुंबकीय है तो उसे विद्युत चुंबकीय विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो 3 विधियां होती हैं, तो इन तीनों विधियों को मैंने डिस्कस कर दिया है और बहुत ही आसानी से आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो सल्फाइड अयस्क को किस विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है वो फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। तो बहुत ही आसान है, आप इसे समझ सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट है परिवर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करता है। तो परिवर्ती संयोजकता जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक है, डी ब्लॉक, जैसे हमारी पूरी आवर्त सारणी जो है वो एस, पी, डी और एफ 4 ब्लॉक में बांटी गई है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इनका जो डी ब्लॉक होता है वो आंशिक रूप से भरा होता है, इस वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम बात करें आयरन की, Fe की, तो Fe की 2 संयोजकता होती है, Fe2+ और Fe3+। इसको कहते हैं फेरस और इसे कहते हैं फेरिक। एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। तो यहाँ पे आयरन की 2 संयोजकता हो गई। कापर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कापर Cu2+, इसे क्यूप्रस कहते हैं, क्यूप्रस। और Cu2+, यहाँ पे देखिए 2 परमाणु पर 2 चार्ज है, इसका मतलब एक परमाणु पर 1 चार्ज होगा, Cu पर 1 चार्ज यानी कि Cu+। तो कम बैलेंसी यानी कम संयोजकता को हम अस कहते हैं और ज़्यादा संयोजकता को इक कहते हैं। जैसे इसे फेरस, क्यूप्रस, ये ज़्यादा संयोजकता वाला है तो इसे फेरिक या इसे क्या कहेंगे, क्यूप्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का नेचर कोई भी अगर आयन रखता है तो वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। यहाँ पर इसकी संयोजकता 2 है और यहाँ पर इसकी संयोजकता 3 है। तो इस तरह के जितने भी तत्व हैं वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लगभग सारे तत्व जो है वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब डी ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं आप ध्यान से देखें। आयरन हो गया, ठीक है ना, और कापर हो गया और क्रोमियम हो गया, ठीक है। ये सारे तत्व जो हैं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्रोमियम 3+ होता है, Cr3+ क्रोमियम, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, तो वो भी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो परिवर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पे देखिए आयरन विकल्प में है तो इसलिए आप इसे टिक कर सकते हैं। इसका डी उपकोष जो होता है वो आंशिक रूप से भरा होता है, पूरा नहीं भरा होता है। तो जिस भी एलिमेंट्स का डी उपकोष आंशिक रूप से भरा हो वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसमें से कुछ हमने एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट क्या है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। ध्यान से देखें, एक तत्व है जिसके क्लोराइड का सूत्र क्या है, MCl2 है। तो कह रहा है कि इसके कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा। तो बहुत ही इजी है इस क्वेश्चन को लगाना और ऐसे क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है, यह एक धातु है। अगर हम यहाँ इसकी संयोजकता की बात करें तो इसकी क्लोरीन के जो नीचे परमाणु है यहाँ पे आ जाएगा, इसकी संयोजकता को प्रदर्शित करेगा। ये ऐसे हो जाएगा M2+। अगर हम इसको आयनों में विभाजित करें तो यहाँ का जो परमाणु है ये चीज़ यहाँ आ जाएगा, संयोजकता प्रदर्शित करने लगेगा। और यहाँ पे 1 है और ये क्लोरीन के पास चला जाएगा, यहाँ पे Cl- हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि धातु की जो संयोजकता है वो 2 हो गई। धातु की संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। एक चीज़ यहाँ से ये क्लियर हो गया कि धातु की संयोजकता 2 है। अब इस धातु के कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, तो इस धातु को लिख लीजिए। और धातु की संयोजकता 2 है और मैंने बताया था आपको
कार्बोनेट आयन CO, कार्बोनेट आयन की अगर हम बात करें तो CO3 पर 2 माइनस चार्ज होता है। कार्बोनेट आयन पर कितना चार्ज होता है? 2 माइनस चार्ज होता है। तो धातु पर 2 प्लस और कार्बोनेट आयन पर 2 माइनस चार्ज है। तो होता क्या है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा M2 और ये 2 यहाँ जाएगा कार्बोनेट पे CO3 होल ट्वाइस। ठीक है, M2CO3 होल ट्वाइस। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा MCO3। यहाँ से भी आप कर सकते थे, यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, आप वहाँ कैंसिल कर देंगे तो MCO3। तो उस धातु के कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? MCO3 हो जाएगा। बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए सभी आयन्स याद रहने चाहिए, ठीक है ना, और सभी धनायन याद रहने चाहिए, सभी ऋणायन याद रहने चाहिए और मूलक याद होने चाहिए। बस बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। मैं कुछ धनायन और कुछ ऋणायन लिख दे रहा हूं, आप उसे नोट डाउन करके उससे आप फार्मूला बना सकते हैं। चलिए, क्योंकि ये जो है हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पर थोड़ा सा अगर हम लोग समय दे देंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। जैसे आप ध्यान से देखें, जैसे अगर हम बात करें सोडियम की तो Na प्लस सोडियम आयन, ये सोडियम आयन हो गया। ऐसे हम K प्लस की बात करें तो ये K पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया। अब एक प्लस वालों को हम पहले लिख दें, Ag सिल्वर प्लस होता है, तो ये हो गया Ag प्लस। ऐसे ही 2 प्लस वालों को लिख लिया जाए। जैसे 2 प्लस की बात करें तो अभी हमने लिखा था Fe2 प्लस, ठीक है, Fe2 प्लस भी होता है और Fe3 प्लस भी होता है। इसको फेरस कहते हैं और इसको फेरिक कहते हैं, ठीक है। Ag मतलब होता है सिल्वर, अर्जेंटम Ag, इसका लैटिन नाम की अगर बात करेंगे तो अर्जेंटम हो जाएगा। Au सोना होता है, उसका लैटिन नाम होता है आरम, Au सोना, Au इसको सोना कहते हैं और Ag को क्या कहते हैं? चांदी या फिर सिल्वर कहते हैं। तो ये सिल्वर आयन हो गया। सोना को आरम कहते हैं, आरम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, सोना का लैटिन नाम क्या होता है, तो उसका लैटिन नाम जो होता है वो आरम होता है। सिल्वर का क्या होता है? अर्जेंटम होता है, ठीक है ना। Na सोडियम का क्या होता है? नाइट्रियम, सोडियम का नाइट्रियम, इसको भी आप याद कर लीजिए, इसके लैटिन नाम को नाइट्रियम। हाँ, पोटेशियम का होता है कैलियम। तो पोटेशियम P से संकेत होना चाहिए, लेकिन P से तो है नहीं, K से है, इसका मतलब लैटिन नाम से इसका नाम रखा गया होगा, तो इसका लैटिन नाम हो जाएगा केलियम, नाइट्रियम, ठीक है, और अर्जेंटम, आरम। तो ऐसे जो है इनके लैटिन नाम को भी आप जरूर मेंशन कर लीजिएगा इन सब का। और ये धनायन हो गए। कुछ और भी होते हैं, जैसे SN2 प्लस, स्टैनस इसको कहते हैं, और SN4 प्लस भी होता है, तो इसे स्टैनस कहते हैं, स्टैनिक, ठीक है। और क्या होता है? कापर अभी मैंने लिखा ही था, Cu2 प्लस होता है और एक Cu2 प्लस होता है, ठीक है ना। और Hg2 प्लस, इसे कहते हैं मर्क्यूरस। और एक होता है Hg2 प्लस, मर्क्यूरिक। तो ये हो गया मर्क्यूरस, ये हो जाएगा मर्क्यूरिक। तो इस तरह से ये कुछ धनायन हैं जिसे आपको याद रखना है। कैल्शियम Ca, कैल्शियम 2 प्लस, इसे कैल्शियम आयन कहते हैं, ठीक है ना। मैग्नीशियम आयन कहते हैं Mg2 प्लस, Zn2 प्लस, जिंक आयन इसे कहते हैं। तो ये जो है कुछ नाम है, कापर Cu2 प्लस, ठीक है ना। क्यूप्रिक आयन, Cu2 प्लस को कहते हैं क्यूप्रिक आयन, Cu प्लस को कहते हैं क्यूप्रस, या Cu2 प्लस को क्यूप्रस कहते हैं। तो ये इस तरह से आप इसे क्रोमियम आयन Cr3 प्लस होता है,
क्रोमियम आयन हो गया। तो ये सब आपको आयन याद रखना है। एल्यूमिनियम Al3+, एल्यूमिनियम आयन हो गया। कितना आसान है। तो ये सारे के सारे धनायन हैं। तो इन धनायन को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ ऋणायंस को भी लिख दे रहे हैं, जैसे H+ और H-। हाइड्रोजन दो तरह की संयोजकता प्रदर्शित करता है, एक धनायन और एक ऋणायन। धनायन को कहते हैं हाइड्रोजन आयन, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन। और इसको क्या कहते हैं? हाइड्राइड आयन। इसे हाइड्राइड आयन कहते हैं। Cl- रहेगा तो क्लोराइड। Cl- को क्या कहेंगे? क्लोराइड। F- को कहेंगे फ्लोराइड। O2- को ऑक्साइड। O2- को क्या कहा जाता है? ऑक्साइड कहा जाता है। ऐसे ही PO4 पे 2 माइनस, इसको कहते हैं फॉस्फेट। इसको क्या कहा जाएगा? फॉस्फेट कहा जाएगा। NO3 पर 1 माइनस चार्ज होता है, तो NO3 पर 1 माइनस चार्ज होगा, इसे नाइट्रेट कहते हैं। CO3 पर 2 माइनस होता है, इसे कार्बोनेट कहते हैं। इसे कार्बोनेट आयन कहते हैं। तो देखिए कितना आसान है, बस आप इसे केवल नोट डाउन करके और ज़रूर लिख लीजिएगा, आजीवन आपको काम करेगा। जब जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तब इतनी चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आज आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आप एक प्रश्न तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और आजीवन आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। इसलिए आप इसे ज़रूर नोट डाउन करके और इसे तैयार कर लीजिए। देखिए धनायन और ऋणायन इसी से फार्मूला बनता है। जैसे हम अगर बात करें सोडियम की, ध्यान से देखिए, सोडियम पर 1+ होता है और यहाँ से एक ऋणायन ले लें, Cl- ले लें, Cl-। तो यहाँ पे एक यहाँ आ जाएगा और इसका एक यहाँ जाएगा, तो एक लिखते नहीं है इसलिए छोड़ देंगे। तो यहाँ से जो संयोग होगा उससे क्या बनेगा? NaCl बनेगा। और NaCl को ही हम नमक कहते हैं, साधारण नमक या साल्ट कहते हैं। तो ये नमक का फार्मूला बन गया। देखिए कैसे कितना आसान है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम 2+ और हम अगर कार्बोनेट आयन को लें, CO3 2-, तो 2 से 2 कट जाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बन गया। कोई भी जैसे Zn2+ है और क्लोरीन ले लें, तो Zn2+ और क्लोरीन माइनस, देखिए Zn2+ और क्लोरीन 1-, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो ZnCl2, यहाँ सूत्र बन गया ZnCl2। तो धनायन और ऋणायन इन दोनों को आपस में कंबाइन करने पर या इन दोनों के संयोग से एक नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है ना। एक अस्थायी यौगिक का निर्माण हो जाता है और आप बहुत आसानी से उसे बना सकते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ये था कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो यहाँ पे M2+ हो जाएगा और Cl पे 1- हो जाएगा। और इसके कार्बोनेट का पूछा जा रहा था, तो अब ये पता चल गया ना कि M पे 2+ होता है और कार्बोनेट पर क्या होता है? कार्बोनेट पे 2- होता है। इसे आप याद कर लीजिए। यही अगर आपको याद रहेगा तब आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको ये बात न पता रहे कि कार्बोनेट पर कितने आयन होते हैं तो क्या आप इसे बना पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो MCO3 क्या हो जाएगा? MCO3। अच्छा M2+ है, तो ये क्या हो सकता है? तो जितने 2 धनायन वाली संयोजकता आप देख रहे हैं वो हो सकता है, जैसे फेरस हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, कुछ भी इस तरह का हो सकता है इसमें, ठीक है ना। तो M का मान एक कोई भी मेटल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो 2 संयोजकता को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन तो यह एक था, लेकिन इससे जुड़े हुए हम लोग कितने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। अगर आप देखेंगे तो कम से कम 100-150 फार्मूला आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। 150 फार्मूले से कम आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। जैसे सोडियम को ले लीजिए और इसमें से ऋणायन को ले लीजिए, पोटेशियम को लेकर के वही काम करिए, जैसे KCl, NaCl, हाँ, तो 1-1 से 3-3 4-4 आप बना सकते हैं। फेरस FeSO4 और Fe3+ से भी SO4 2- ले सकते हैं। ऐसे देखिए Fe2+ SO4 2-, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा FeSO4। अब यहाँ पे 3+ वाले से लीजिए, तब क्या हो जाएगा? यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Fe2SO4 होल ट्वाइस।
फेरस सल्फाइड, फेरिक सल्फाइड, ये हो जाएगा फेरिक सल्फाइड, क्योंकि यहाँ पे 3+ है तो फेरिक सल्फाइड। तो कितना आसान है इसका नाम लिखना भी और समझना भी। आप इससे कम से कम 150 फार्मूले बना सकते हैं। तो आप 150 नहीं तो कम से कम 50 फार्मूले तो अपने कॉपी में बना ही लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है 6वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कि अगर हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें तो उसका जो कलर होता है वो दूधिया हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चूने का पानी क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या प्रवाहित करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में निम्न में कौन सा चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। अगर हम इसमें CO2 गैस प्रवाहित करें तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन जाता है प्लस H2O बन जाता है। तो आसानी से आप इसे समझ सकते हैं और इसका जो कलर होता है वो दूधिया हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, चूने के पानी में जैसे ही हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे उसका कलर दूधिया हो जाता है। क्या बनता है, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट या खड़िया कहते हैं। जिस चाक से बोर्ड पे लिखा जाता है उसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये जो है एक कच्चे कोयले के जलने से या लकड़ी के जलने से CO निकलता है। इसीलिए कभी भी ठंड के मौसम में कमरे में अलाव जला करके नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप अलाव जला करके कमरा बंद कर देते हैं तो ये वायुमंडल की से ऑक्सीजन को ले लेगा, यानी कि ऑक्सीजन ये किल कर लेगा। और जब ऑक्सीजन कमरे की ख़त्म हो जाती है तो व्यक्ति जो है उसकी स्थिति गंभीर हो सकती है और डेथ भी हो सकती है ऑक्सीजन की कमी से। इसलिए अलाव जो है कमरे में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कच्चा कोयला अगर है तो वहाँ से CO की मात्रा यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा निकलती है। खिड़कियों का शीशा होता है, खिड़कियों का शीशा कठोर कांच का, फोटोक्रेमिक कांच का, मृदु कांच का या फ्लिंट कांच का होता है। तो अगर हम बात करें खिड़कियों के शीशे की तो वो मृदु कांच का होता है। किस कांच का होता है, मृदु कांच का खिड़कियों का शीशा बनाया जाता है। कठोर कांच कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कठोर कांच अगर बीकर बनाने में, फ्लास्क बनाने में जो प्रयोगशाला में यूज होते हैं तो वहाँ पे कठोर कांच का प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातु पीतल के अवयवी कौन है। तो अगर हम बात करें मिश्र धातु पीतल के अवयवी धातु की तो आप ऐसे याद कर लीजिए, पिताजी मतलब पीतल, तांबा और जिंक। पीतल किससे मिलकर बना है, तांबा प्लस जिंक से बना है। तो कितना आसान है, मिश्र धातु पीतल के अवयवी कौन है, तांबा और जिंक हैं। कैसे याद रखेंगे, पिताजी से याद कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, हम कुछ लिख दे रहे हैं, मिश्र धातु पीतल, यहाँ मिश्र धातु है, मिश्र धातु और यहाँ तत्व, कौन से तत्व से बने हैं। तो पीतल कौन सा तत्व से मिलकर बना है, तांबा प्लस जिंक। पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर के बना होता है। अब अगर हम बात करें सोल्डर किससे मिलकर बना होता है, सोल्डर, अगर हम सोल्डर की बात करें तो ये सीसा और टिन से मिलकर बना होता है। सोल्डर किससे मिलकर बना होता है, सीसा प्लस टिन, ठीक है, ये हो गया। और कांसा किससे मिलकर बना होता है, कांसा जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं। कांसा किससे मिलकर के बना होता है, आप ध्यान से देखें, कांसा जो होता है वो टिन और तांबा से मिलकर बना होता है। कांसा किससे मिलकर बना होता है, टिन और तांबा से मिलकर बना होता है। टिन प्लस तांबा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पीतल तो कितनी बार पूछा हुआ है, 2021-22 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये पूछा हुआ था, 19 में पूछा है,
और 21 वाले एग्ज़ाम में, 21 का एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, तो उस एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है कि मिश्र धातु पीतल के अवयवी तत्व क्या हैं, तांबा और जिंक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस साल के लिए सोल्डर सीसा टिन, ठीक है, कांसा या ब्रॉन्ज, टिन और तांबा, स्टेनलेस स्टील, कभी कभी पूछ देता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो ध्यान से देखिए, Fe को लोहा कहते हैं, लोहा, क्रोमियम और निकिल, लोहा, क्रोमियम और निकिल, Na, इसको लिख लीजिएगा आप, इसको आप हिंदी में मेंशन कर लीजिएगा, इसको लोहा, क्रोमियम, निकिल, इसका परमाणु क्रमांक 26, इसका 24 और इसका 28, यानी कि 24, 26 और 28, दो दो का डिफरेंस कर दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, कितना आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील। इसके अलावा जो है ड्यूरेलियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम किससे मिलकर के बना होता है? ड्यूरेलियम, इसमें देखिए अल आ रहा है ना, अल, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम टाइप इस तरह का, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, ठीक। और मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये दोनों होता है। मैग्नीज जो मैग्नीशियम टाइप का है, मैग्नीज और एल्यूमिनियम हो गया, कापर हो गया, और मैग्नीज Mn और मैग्नीशियम Mg, ठीक है ना। एल्यूमिनियम, कापर, मैग्नीज और मैग्नीशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, तो हो गया ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम यूज कहाँ किया जाता है? क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, हल्का होने के कारण इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ होता है? वायुयान में होता है, हवाई जहाज़ में इसका प्रयोग, उसके जो वायुयान के पार्ट्स बनते हैं वो ड्यूरेलियम के बनते हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कि इसमें कौन कौन सी धातुएं मिलकर के ड्यूरेलियम बनता है, तो ये पूछ लेता है कि हवाई जहाज़ में कौन सा मिश्र धातु यूज किया जाता है, 4 ऑप्शन दे देता है, तो वहाँ पे क्या आप ऑप्शन लगाएंगे? ड्यूरेलियम को लगाएंगे। एक लास्ट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कितना % सिल्वर होता है? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। पहले तो हमें जान लें कि जर्मन सिल्वर बनता किससे है। जर्मन सिल्वर जो बनता है वो तांबा, जस्ता और निकिल, ध्यान से देखें, कापर, जस्ता की बात करें तो जेडेन, जिंक और निकिल, कापर, जस्ता और निकिल। तो कापर, जस्ता और निकिल से जर्मन सिल्वर बनता है। जर्मन सिल्वर जस्ता, कॉपर, निकिल, ठीक है, जैसे जर्मन जैसे जस्ता, ठीक, ये तो याद रहेगा ना। तो उसमें जिंक होता है और कापर और निकिल भी होता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी से याद कर लेंगे। देखिए कापर का जो परमाणु क्रमांक है, पहले आप निकिल का देखिए 28 होता है, कापर का 29 होता है और जिंक का 30 होता है। तो जर्मन सिल्वर की जब बात करेंगे तो आप कैसे याद रखेंगे? तो 28, 29, 30। अगर आपको परमाणु क्रमांक याद है तो आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। 28, 29, 30, तो निकिल, कापर, जिंक, 28, 29, 30 तीनों को मिला दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? जर्मन सिल्वर। अब पूछता है ये सिल्वर है तो इसमें सिल्वर कितना %? तो आपको इसमें कहीं सिल्वर दिख रहा है? सिल्वर नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है, यानी कि सिल्वर 0% है। सिल्वर को Ag कहते हैं, Ag 0%, Ag का परमाणु क्रमांक 47 होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर जो है वो 0% होता है। एक चीज़ क्लियर हो गया कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% होता है। ये क्वेश्चन अगर आए तो आप इसे जरूर टिक कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, जर्मन सिल्वर में क्या होता है? 28, 29, 30, यानी कि निकिल, कापर और जिंक होता है, कभी नहीं भूलेगा। ड्यूरेलियम में एल्यूमिनियम होता है, कापर होता है और मैग्नीज, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीज, मैग्नीशियम एक ही तरह का नाम है, और ड्यूरेलियम एल्यूमिनियम टाइप उसमें नाम है, तो एल्यूमिनियम रहेगा, तो एल्यूमिनियम, कापर, मैग्नीज, मैग्नीशियम हो गया ड्यूरेलियम। और अगर हम बात करें पीतल की तो पिताजी से याद कर लीजिए, पिताजी, इसको नोट कर लीजिए, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक, पिताजी से याद हो जाएगा। कांसा की अगर हम बात करें, काटी तार से आप याद कर सकते हैं। का माने कासा, टी माने टीन, ता माने तांबा, काटी तार घरों में यूज होता है जब मकान वगैरह बनता है, काटी तार। तो काटी तार से क्या याद करना है? कांसा को याद करना है या ब्रॉन्ज को याद करना है। इसका यूज कहाँ पे होता है? मेडल वगैरह देने में। ब्रॉन्ज जैसे सोना,
गोल्ड, सिल्वर, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। तीसरे स्थान का जो पदक दिया जाता है वो कांसे का होता है। कांसे की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ कांसे की बनी होती हैं, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील, लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है। लोहा का यहाँ पे देखिए, आप ऐसे याद करिए 24, 26, 28, दो का डिफरेंस करके स्टेनलेस स्टील याद कर सकते हैं। 24, 26, 28, क्रोमियम, लोहा और निकेल। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप इस पे वर्क करेंगे तो आप ये मिश्र धातु याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन मिश्र धातु से फिक्स है, आना ही आना है, इसीलिए हम इतना समय लिए हैं। आज अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स बताए हैं, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है किसी न किसी रूप में, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा बना था? तो यूरिया बना था। इसको आप नोट कर लीजिए, यूरिया। यूरिया का जो है सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। इसको याद रखिएगा। यूरिया का जो सूत्र होता है क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। फुलरीन में कार्बनिक परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? फुलरीन में कार्बनिक परमाणुओं की संख्या जो है, कार्बन परमाणुओं की संख्या वो 60 होती है। बकमिस्टर फुलरीन, तो यहाँ पे बकमिंस्टर फुलरीन, तो यहाँ पे फुलरीन जो है ये कार्बन का एक अपर रूप होता है। कार्बन के अपर रूप की बात करें तो कार्बन के जो है ग्रेफाइट एक अपर रूप होता है, हीरा अपर रूप होता है और फुलरीन होता है। तो फुलरीन का स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो उसमें 60 कार्बन परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 60 होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है जितने भी सेकेंड पार्ट में क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया था वो क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस वीडियो को आप एक बार 2 बार देखिए। थोड़ा सा वीडियो बड़ी है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार आप पहले ध्यान से देख लीजिएगा और दोबारा जब देखिएगा तो आप एक नोट्स अच्छा बना लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आप नोट्स को कम समय में आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर दीजिएगा ताकि हमारा जो आगे का नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू।